हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कैरियर क्लासेस में, जहां आपको मिलती है सबसे बेहतर शिक्षा। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, या कैसे ये कह सकते हैं कि लास्ट टॉपिक हो चुका है मेरा। आज हम कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि आपके इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आप मिलकर करना सीखेंगे। तो देखिए, टॉपिक तो वही होता है, कॉन्सेप्ट भी वही होता है, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे जैसे पूछ ले आप बता लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आइए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं और समझेंगे कि कैसे करें। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन into variable #4 और यहीं पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होगा। क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। अभी मैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। पहले मैं सोच रहा हूं कि सारे कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लिया जाए। जब हमारे सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट के वीडियो बन जाएंगे, ठीक है, और हमारे ऐप पर भी, एजुकेट ऐप पर और यूट्यूब पे, दोनों पे जब अपलोड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे और कई बुक के क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ एक बुक के नहीं, कई बुक के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके। कई तरह के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, कई टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। तो चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ax प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन चाहे जैसा हो, लेकिन हमें कोई भी क्वेश्चन हो, लेकिन आपको ax प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 या ax प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी, ये दोनों में से किसी फॉर्म में क्वेश्चन हो सकता है। नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करोगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, हमारे पास क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी दिए गए निम्नलिखित इक्वेशन को सॉल्व करिए बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। देखिए, मेथड तो वही यूज करना है, बाय यूजिंग द मेथड एलिमिनेशन। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, एलिमिनेशन, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर क्वेश्चन में स्पेशली कह रहा है कि इसी मेथड से सॉल्व करिए, तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन में जब ये बोल दे कि बस सॉल्व करिए, तो आप ग्राफिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब स्पेशली क्वेश्चन में बोले कि इसी मेथड से करना है, तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। कल मैं वीडियो नहीं बन पाया था क्योंकि कल मैं बहुत बिजी था, टाइम नहीं मिल पाया। तो देखिए, एक दिन रुकने की वजह से कितना लेट हो गया। 24 घंटे बाद फिर इस वीडियो को बनाने का टाइम मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप अपने पढ़ाई में एक दिन डिले करते हैं तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। याद रखिए, एक दिन भी मिस न होने पाए ऐसी कोशिश करनी है। देखिए, हमें पढ़ाना है, हमें वीडियो बनाना है, ठीक है, तो हम उसे कभी भी बना सकते हैं, हम उसे कभी भी बना सकते हैं, लेकिन आप कभी भी नहीं पढ़ सकते उसे। आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। आप अगर कहीं जा भी रहे हैं तो अपनी बुक और अपनी कॉपी
साथ में लेकर जाएं और वहां पे बैठ के सॉल्व करें। बस में भी ट्रैवल करें तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, वीडियोस मेरी देख के क्वेश्चन सीख सकते हैं। पढ़ने के लिए देखिए जगह की जरूरत नहीं है कि प्लेस कैसा होना चाहिए, ये डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। पढ़ाने के लिए प्लेस डिसाइड करना पड़ता है। जैसे मुझे पढ़ाना है तो मुझे प्लेस डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन पढ़ने के लिए किसी प्लेस की जरूरत नहीं होती। आप एनीवेयर एंड एनी टाइम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते, मैं एक बार दे सकता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास x/10 प्लस y/5, x/10 प्लस y/5 प्लस 1। हमको लगता है ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के बाद यहाँ हमें मेथड नहीं यूज करना है, वो क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। ठीक है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913 एंड एक इक्वेशन और होगा मेरे पास 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। देखिए अब यहाँ पे हमें क्या समझना होगा, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन 217x 113y इज इक्वल टू 913 एंड 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। यहाँ पे देखिए क्या कुछ, यहाँ देखिए 217x है और यहाँ 217y है, यहाँ 131y है, यहाँ 131x है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए चाहे एलिमिनेशन मेथड से करिए, ये बहुत टफ हो जाएगा, यानी बहुत लंबा लेंथी हो जाएगा। इतने बड़े बड़े नंबर को सॉल्व करना बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करें, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। क्या करिए, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करिए और एक बार सब्ट्रैक्ट करिए। क्या करिए, एक बार ऐड करिए और एक बार सब्ट्रैक्ट करिए। जब एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, यानी इसकी इक्वेशन सिंपल बन जाएगी। चलिए देखिए करते हैं। 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913 प्लस करना है हमको 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। एक बार हमें प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 930 माइनस 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। घटाने के लिए आपको मैं बता दूं कि साइन चेंज करना पड़ता है, ये प्लस में माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में हो जाएगा। घटा लीजिए, 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया 6, यहाँ बचा 0, इधर से 1 आएगा, 10 में से 2 गया 8 और 8 में से 8 गया 0। इधर हमारा ये हो गया, इधर घटाइए, 11 में से 7 गया 4, 2 में से 1 गया 1, अच्छा ठीक है, तो कितना बचेगा, अच्छा यहाँ पे माइनस में बचेगा, माइनस में क्या बचेगा, अच्छा ये माइनस हो गया तो इसमें से इसको माइनस करिए। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, आपका बचेगा 86y। क्या बचेगा, 86y, वो भी माइनस में, क्योंकि ये देख रहे हैं 217y है, जब माइनस करेंगे तो माइनस में बचेगा। आया समझ में, ठीक है। और ये 7 में से 1 गया 6 और 11 में से 3 गया 8,
एक्स, ये प्लस में रहेगा। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन के आई। ठीक है, अभी आगे उसे सॉल्व करना है। ठीक है, पहले इक्वेशन बना लीजिए, इधर करिए। 7 और 3 क्या हो जाएगा 10, फिर 2 और 1 3 और 1 4, 9 8 17, 1714। इधर कितना हो जाएगा 8 4 3 y प्लस x 8 4 3। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इन दोनों में क्या है, सेम 348 348, तो 348 कॉमन ले लीजिए। 348 348 x प्लस वाई। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 1740। ठीक है, अब क्या करेंगे, x प्लस वाई को यहीं छोड़ देते हैं और इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1740 बाई 348, 348 है समझ में। इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 5 टाइम में। कितने टाइम में 5 टाइम में। तो यहाँ बचेगा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्या बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब इसे सॉल्व करिए, 86 दोनों में है, 86 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, और ये जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 86। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 86, ये 86 इधर आएगा, ये हो जाएगा 86, कट जाएगा, बचेगा 1। यहाँ आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन बन गई। हाँ सर बन गई। अब देखिए इक्वेशन क्या हो गया, आसान हो गया। अब इससे सॉल्व करना सोचिए कितना इजी हो जाएगा। तो आपको यहाँ बताना क्या है, आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, निकाल लीजिए। किसी को भी मान लीजिए, इसी को मान लीजिए, इसी को मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई। आया समझ में। अब इसकी वैल्यू आप उसमें पुट कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा फट से। ठीक है, इसकी वैल्यू तो x की वैल्यू क्या है 5 माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर दिया x की वैल्यू रख दीजिए 5 माइनस वाई, फिर माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1। तो y माइनस वाई क्या हो जाएगा -2y इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 5 हो जाएगा -2y इज इक्वल टू -4। माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया 4/2। और इस तरह से y की वैल्यू आ गई हमारी 2। y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू। देखिए y की वैल्यू 2 है, इसी में रख दीजिए, आ जाएगा। इसको इक्वेशन 3 कर सकते हैं, इसी में रख दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 5 माइनस वाई, और y की वैल्यू 2 है। क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, वाई की वैल्यू देखिए वहाँ 2 आई है, 2 घटा दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। इस तरह से हमारी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान होता है। मैंने बताया ना आपको कि आपको क्या ध्यान रखना है, हमें करना कैसे है, हमें करना कैसे है ये सोचना सबसे इंपॉर्टेंट है। आया समझ में। नहीं आया तो आप फिर से पूछ सकते हैं, लेकिन जब पूछेंगे तब तो हम बताएंगे। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, हमें नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होगी। चलिए हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आज इस चैप्टर को फिनिश कर देते हैं कॉन्सेप्ट वाइज, बाकी क्वेश्चन रह जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आएगा। हमारा काम तो है रास्ता दिखाना, पढ़ना तो आपका काम है। ठीक है, प्रॉब्लम्स आप पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम्स में बताता चलूंगा। चलिए एक क्वेश्चन और है मेरे पास। क्या है क्वेश्चन का, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई in the following rectangle, in the following
रेक्टेंगल। सर ये कैसा क्वेश्चन है? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। क्या दिया है? एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और यहाँ लिखा है x+3y और यहाँ लिखा है 13। इसका मतलब क्या है कि इस लाइन के बराबर ये लाइन होती है कि नहीं होती है? रेक्टेंगल में होती है। तो यानी x+3y इज इक्वल टू क्या बनेगा? x+3y इज इक्वल टू क्या बनेगा? 13 बनेगा। हाँ सर, क्योंकि इस लाइन के बराबर ये लाइन होती है, यानी इस इक्वेशन के बराबर 13 होगा। दूसरा क्या कह रहा है? 3x+y इज इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या कि इस लाइन के बराबर ये लाइन होती है, तो ये हो जाएगा 3x+y इज इक्वल टू 7। अभी इसी इक्वेशन को हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर, सॉरी ये 1 ये 2। पूछ क्या रहा है कि x और y की वैल्यू निकालिए। सोचिए, तो आपको इसमें ये तो बोला नहीं कि किस मेथड से करना है, तो आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और एलिमिनेशन से कर सकते हैं। तो बताइए कौन सा आसान होगा, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से कर दीजिए, बाई लिख लीजिए यहाँ पे, बाई एलिमिनेशन मेथड। लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं डायरेक्ट सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाई एलिमिनेशन। देखिए इस x को हमें क्या बनाना है? 3x, और इसको 3x ही रहने देना है। तो अगर हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3x बन जाएगा, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये यही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई 1। तो ये हो जाएगा आपका 3x+3 जा 9y इज इक्वल टू 13 3 जा 39। ठीक, इसको कर लीजिए, 3 1 जा, ये तो वही रह जाएगा, 1 है तो घटा दीजिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा ये आपका? 32। अरे यार, सही सही सही, ये आ जाएगा आपका 32, ये आ जाएगा आपका 8y, और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आ गया आपका 8y इज इक्वल टू 32, वाई इज इक्वल टू 32/8, 8 4 जा 32, वाई की वैल्यू आ गई आपकी 4। वाई की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, किसी भी इक्वेशन में रख के निकाल लीजिए। चलिए एक्स की निकाल लेते हैं, पहले में रख देते हैं x+3y इज इक्वल टू 13 है, तो y की वैल्यू 4 आ गई है। x प्लस, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 13, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3 4 जा 12, x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। आया समझ में? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आपको सॉल्व करना है, समझना है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बुक उठा लीजिए, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, पियर्सन, चाहे जो मन हो, चाहे जो बुक मन करे वो बुक उठा लीजिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आपके हाथ से जाएगा नहीं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आपके हाथ से जाएगा नहीं, और जाएगा तो आप मुझे याद करिएगा, मैं आपके हाथ में ला दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ
इक्वेशन determine the value of k, determine the value of k, यानी k की वैल्यू पता करिए। और किस तरह से पता करिए? फॉर विच द गिवन सिस्टम, फॉर विच द गिवन सिस्टम, जिसके लिए जो इक्वेशन दिया गया है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, यानी जो इक्वेशन हमारे पास दिया है उसके पास क्या होना चाहिए? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। जरा बेटा याद करना, मैंने 3 सॉल्यूशन आपको बताया था, जरा याद करना कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले लिख लो यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जरा याद करना। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वन सॉल्यूशन क्या था? a1 बाई a2, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यही था, यही था, ये कुछ और था? बताइए जल्दी से, यही था कि कुछ और था? नहीं, ये नहीं था। इसमें होता है नो सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है? नो सॉल्यूशन। तो बताइए यूनिक सॉल्यूशन किसका होता है? तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसको तो भूल ही जाइए कि क्या होता है, यही बराबर नहीं होता। क्या होता है? यही बराबर नहीं होता है, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है, तो नो सॉल्यूशन होता है। तो ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अरे सर आपने इक्वेशन तो लिखा ही नहीं। हाँ बेटा, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और दूसरा दिया है kx प्लस kx माइनस 6y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो चलिए देखते हैं a1 की वैल्यू क्या है? a1 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू क्या है? अच्छा सॉरी, a1 बाई a2 की वैल्यू क्या है? k डज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू -6। यही है? हाँ सर यही है। क्या कह रहा है कि 2 बाई के डज नॉट इक्वल टू 3 बाई 6 होगा, तभी यूनिक सॉल्यूशन होगा। ध्यान रखिएगा, ये इसके बराबर नहीं होगा तभी यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसको काट सकते हैं आप, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या हो गया? 2 बाई के डज नॉट इक्वल टू 1 बाई -2, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4। तो k, तो यहाँ क्या इसका मतलब क्या है? 2 2 जा 4, तो k इज इक्वल टू -4, लेकिन यहाँ हमें क्या चाहिए? k डज नॉट इक्वल टू -4। हमारी वैल्यू तो यही आ रही है, क्योंकि यहाँ डज नॉट हर जगह है, तो यहाँ भी डज नॉट हो गया, यानी k की वैल्यू -4। अगर k की वैल्यू -4 नहीं रखेंगे तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन, यानी -4 will not be the value of k, यानी k की वैल्यू -4 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई नंबर आप रख सकते हैं, बाकी आप कोई नंबर रख सकते हैं, -4 नहीं रखना है, क्योंकि -4 रख देंगे तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई हो जाएगा, और सेटिस्फाई हो जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। आया समझ में? आई होप कि समझ में आया होगा। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान, समझ रहे हैं ना? 10th का मैथ देखिए बहुत बड़ा हुआ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से है? जब आप पढ़ते नहीं है, जब आप पढ़ते नहीं है। दूसरी चीज कि आपके जब अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं तो आपके मन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहती है। तो अच्छे टीचर मिलेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी।
तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं करने के लिए, आप प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है वो आप कमेंट में डालिए और मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। हालांकि मैं सॉल्यूशन लेकर आने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लाऊंगा, फिर मैं आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन लाऊंगा। तो एनसीईआरटी पहले इसलिए फिनिश करूंगा क्योंकि एनसीईआरटी के बेसिस पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। हालांकि इस बार का पेपर बहुत टफ था, बच्चों को एकदम हवा ही नहीं लगा, बहुत कंफ्यूज हुए। कोई बात नहीं है, सीबीएसई को एक कंप्लेन गई है कि ऐसा पेपर ना बनाया जाए जो सिलेबस से हट के हो, जो कॉन्सेप्ट से हट के हो, ऐसे क्वेश्चंस ना बनाया जाए। तो आई होप कि अगले साल ऐसे क्वेश्चन पेपर आपके नहीं होंगे, इतने टफ एनसीईआरटी के बेसिस पर ही होंगे। लेकिन हम लोग थोड़ा हाई लेवल पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि क्या पता, सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जब इतना टफ पेपर दे सकता है तो कुछ भी कर सकता है। तो हम लोग हाई लेवल पे भी चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,